हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिलिनो। तो आज हम वर्क, पावर एंड एनर्जी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस चैप्टर से। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है कोलिजन, जो हम आपको अगले लेक्चर में जो है वो पढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ वर्क, पावर एंड एनर्जी देखेंगे। और नीट वालों के लिए लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सारे के सारे फार्मूले देखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, और हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे, ठीक है, जो आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। जब नीट को कम टाइम रहता है, तो जैसे 1-2 दिन जो है वो नीट को रह गए, तो आप इन माइंड मैप से जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम वर्क, पावर एंड एनर्जी को जो है वो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, जो कि है वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है वर्क। देखो, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है W = F.S। W यहाँ पे वर्क है, F यहाँ पे फोर्स है, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। F.S को हम Fs cos थीटा भी लिखते हैं, क्योंकि जब भी डॉट आपको देखने को मिलता है, उस डॉट को हम cos थीटा से रिप्लेस करते हैं, इसलिए F.S को हम Fs cos थीटा भी लिखते हैं। अब देखो, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का जो SI यूनिट होता है, हम जानते हैं कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो जो वर्क है उसका SI यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी कहते हैं। और जो CGS यूनिट होता है वर्क का, वो 9 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम अर्ग भी कहते हैं। और जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अब देखो, जो वर्क होता है वो होता है Fs cos थीटा, ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि W जो होता है वो F.S होता है, जिसको हम Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क जो होगा वो Fs के बराबर होगा। जब थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तो वर्क -Fs के बराबर होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा, उस केस में वर्क जो है वो 0 होगा, ठीक है। वर्क का जो फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि F.S होता है। अगर आपके पास गिवन है कि R वेक्टर जो है वो R2 - R1 है। अब देखो, अगर आपके पास यहाँ पे लाइन दी है, देखो ये R2 है, यहाँ पे R1 है। ये R2 R1 जो है ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये किसी यानी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, और R जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो R2 - R1 होता है, ठीक है। R1 R2 यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और R जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब आपके पास ये गिवन होगा, तो आप यहाँ पे समझ लेना कि जो वर्क का फार्मूला होगा वो F.R होगा। वो क्या होगा, F.R होगा। अब देखो, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है Fs cos थीटा। इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। अगर हम लिखें कि F cos थीटा इंटू S, तो इसका मतलब होता है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास दिया है F इंटू S cos थीटा, F इंटू S cos थीटा, तो इसको हम पढ़ेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो आगे जो है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, तो उस केस में dw का फार्मूला F.dx होगा, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क का फार्मूला निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dx x1 से x2, ठीक है। जब हम इस फार्मूले को इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क का फार्मूला निकल के आता है लाइन इंटीग्रल F.dx x1 से x2। अब अगर आपके पास फोर्स का फार्मूला फोर्स जो है वो Fxi कैप जमा Fyj कैप जमा Fz कैप दिया हुआ है, और dr जो है वो dxi कैप जमा dyj कैप dz कैप दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जो वर्क डन का फार्मूला होगा, dw का फार्मूला होगा, वो F.dr होगा। और जब हम F और dr की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो जो dw का फार्मूला निकल के आएगा वो होगा Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz, ठीक है। और इसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो वर्क का फार्मूला निकल के आएगा वो होगा W = इंटीग्रल Fx dx x1 से x2 जमा Fy dy का इंटीग्रेशन y1 से y2 जमा इंटीग्रल Fz dz z1 से z2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया है तो समझ जाना कि वर्क डन जो है F और x के बीच में अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया है, तो समझ जाना कि जो वर्क डन का फार्मूला है वो एरिया अंडर Fx कर्व है, ठीक है। जब भी आपके पास ग्राफ दिया होगा F वर्सेस x के बीच में, तो जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, एरिया अंडर Fx ग्राफ होगा, वही वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो क्लियर हो गई होंगी। मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि dw जो है वो F.dx के बराबर होता है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये फार्मूला निकल के आता है। अगर आपके पास F ये दिया है, dr ये दिया है, तो dw F.dr के बराबर होता है। जब हम F और dr की वैल्यू इसमें डालते हैं तो dw जो है Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz के बराबर निकल के आता है, और इसी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये फार्मूला निकल के आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है ये वो फोर्स होती है जिसमें वर्क डन बाय वन पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू
थर्ड पाथ। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो जो वर्क डन होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो जीरो होता है किसके लिए, राउंड ट्रिप के लिए। किसके लिए जीरो होता है, जैसे अगर आप यहाँ से चल रहे हो और इस तरीके से यहाँ से इसी पॉइंट पे आते हो, एंड पे जो है वो इसी पॉइंट पे आते हो, तो इस राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो जीरो होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है बाय पाथ 1 वो बराबर होता है वर्क डन बाय पाथ 2 के, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 3। और राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ पे तो मैंने लिखा भी है कि वर्क डन जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वो पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पाथ से जा रहे हो, इस पाथ से जा रहे हो, इस पाथ से जा रहे हो, तो तीनों केसेस में जो वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, और वर्क डन बाई पाथ 1 जो होता है वो वर्क डन बाई पाथ 2 के बराबर नहीं होता है, और वर्क डन बाई पाथ 3 के बराबर भी नहीं होता है। और राउंड ट्रिप के लिए जो वर्क डन होता है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो जीरो के बराबर भी नहीं होता है। यानी जब भी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको बताया जाएगा राउंड ट्रिप के लिए वो जीरो के बराबर नहीं होगा। उसके बाद देखो, अगर आपके पास एफ दिया है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू चेक इफ गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। अगर आपके पास ये चीज़ दी है, अगर आपके पास फोर्स दी हुई है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप जमा एफ वाई जे कैप जमा एफ जेड के कैप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो आपने इस फॉर्मूले से देखना है, इस फॉर्मूले से जो है वो चेक करना है कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या देखना है, देखो हमने क्या देखना है, डेल एफ एक्स बटा डेल वाई अगर डेल एफ वाई बटा डेल एक्स के बराबर होगा, और डेल एफ एक्स बटा डेल जेड अगर डेल एफ जेड बटा डेल एक्स के बराबर होगा, और डेल एफ वाई बटा डेल एफ जेड बटा डेल एक्स के बराबर होगा, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उस केस में हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहेंगे कि फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एफ दिया है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, उस केस में अगर डेल एफ एक्स बटा डेल एफ वाई बटा डेल जेड एक्स के बराबर होगा, और डेल एफ एक्स बटा डेल एफ जेड बटा डेल एक्स के बराबर होगा, और डेल एफ वाई बटा डेल एफ जेड बटा डेल वाई के बराबर भी होगा, तो उस केस में फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, इफ दीज अबो थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो 1/2 mv² होता है, काफ़ी फेमस फार्मूला है, हर एक जानता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है याद रखना कि ये फ्रेम डिपेंडेंट होती है। उसके बाद ये तो मैंने आपको काइनेमैटिक्स में भी पढ़ाया हुआ है, ये जो 10वां पॉइंट है ये मैंने आपको काइनेमैटिक्स में भी बहुत जगह ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी ड्रॉप वाला केस होगा, जैसे आप किसी हाइट h से किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे स्टोन हो कुछ भी हो, इसको जब ड्रॉप करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी 0, जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, h हाइट से आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, तो जब आप ये ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो √2gh होगी। g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h जो है ये यहाँ पे हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है, और याद रखना ये जो है ये फार्मूला इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा जो है यूज़ होता है बहुत सारी जगहों पे, इसलिए मैंने ये यहाँ पे पढ़ाया। अब है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम p। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इनके बीच में जो है रिलेशन वो क्या है। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv² होता है, मोमेंटम mv के बराबर होता है। ये जो mv है, जब हम mv की जगह यहाँ पे p डालते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m के बराबर निकल के आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आता है, p²/2m के बराबर निकल के आता है। और जब हम यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं तो p इज इक्वल टू √2m के निकल के आता है। ठीक है, तो आप इसमें से याद रख लेना काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, p mv होता है, और k जो होता है वो k इज इक्वल टू p²/2m होता है, और p जो होता है वो √2m होता है। ठीक है, ये बातें याद रख लेना। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम याद रख लेना, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, हर एक कंडीशन में वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होती है। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन के अंडर ही ये थ्योरम वैलिड होगी, ये ऑलवेज वैलिड है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरम को हमने कब अप्लाई करना है, व्हेन टू अप्लाई। आप जानते हो कि वर्क का फार्मूला होता है F.S।
एफ और एस में से अगर दोनों क्वेश्चन में गिवन नहीं है या दोनों में से एक भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम 1/2 mv² होता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी नहीं गिवन है, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो याद रखना है हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम आखिर कहती क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो वर्क डन होता है बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? W1 जमा W2 जमा W3 जमा डैश 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 किसके बराबर होता है? डेल्टा के ई के बराबर, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होता है। अभी यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अभी क्या क्या हो सकता है? जैसे भाई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, एंड सो ऑन। किसके बराबर होगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये होगी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये अप्लाई कब करनी है, ठीक है? जब आपके पास ना फोर्स दिया होगा ना डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, या तो दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं दी होगी, या काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में V नहीं दिया होगा, तो उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आप याद रख लेना कि जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होता है, जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय फोर्स होता है, ठीक है? ये याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है ये माइनस प्लस का साइन जो होता है, कभी कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स बराबर होता है माइनस वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम पढ़ते हैं, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम पढ़ते हैं तो बात किसकी की जाएगी? कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जाएगी, ठीक है? तो याद रखना है कि डेल्टा यू जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, माइनस डब्ल्यू सी होता है, ठीक है? डेल्टा यू जो होता है वो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये फार्मूला जो होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमेशा वैलिड होता है, ये हमेशा वैलिड होता है। डेल्टा यू को हम यू एफ माइनस यू आई लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डालते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस साइन के साथ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पे यू एफ माइनस यू आई जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने इसका फार्मूला क्या निकल के आता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ये फार्मूला भी जो है ये याद रख लेना कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो होता है वो माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ सी डॉट डी आर होता है R1 से R2। ये भी याद रख लेना, कभी कभी यूज़ होता है जब भी आपको जो है कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में पूछा गया हो कोई भी क्वेश्चन, तो उस केस में आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो आप वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे, लेकिन कभी कभी इस चैप्टर में भी यूज़ होता है इसका, इसलिए मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में एज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनफाइनाइट पे वो जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। और जो इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है माइनस जी m1m2/r। इसमें m1 m2 जो है ये मासेज हैं, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट के मासेज हैं। r जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज है, और जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस जी m1m2/r। और जब आप किसी हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका फार्मूला होता है mgh, u इज इक्वल टू mgh। और डेल्टा यू तो आप जानते हो, इसको आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे ग्राउंड है और हाइट h1 पे मास m है, हाइट h2 पे मास m है, तो इस केस में हम जानते हैं कि डेल्टा यू एम जी एच होता है, लेकिन h को हम यहाँ पे h2 माइनस h1 लिखेंगे, क्योंकि हाइट h1 पे m मास है, हाइट h2 पे भी m मास है। तो इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो एम जी इंटू h2 माइनस h1 होगी, ठीक है? और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी एम जी h2 माइनस h1 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेल्टा यू होता है वो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी क्या होता है? mgh2 माइनस h1 होता है। अब यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में आपने याद रखना है
कि जब हम स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, दोनों केसेस में जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यू होती है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक्स जो है ये डिस्प्लेस्ड लेंथ है और जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जब भी हम स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब देख लो, अगर आपके पास स्प्रिंग है तो ये जो है ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी नेचुरल लेंथ है। जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये लेंथ इधर तक पहुँच जाती है, जितनी ये लेंथ एक्सपैंड हुई इसी को हम एक्स कहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये लेंथ जो होती है डिक्रीज हो जाती है, जितनी डिक्रीज हो जाती है उसी को हम एक्स कहते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको एक्स क्या है। तो याद रख लेना कि u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर इन केस ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। और जब x 0 होगा यानी स्प्रिंग रेस्ट पे है, यानी ना हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, उस केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब ये फार्मूला भी आप याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है u2/u1 जो होता है वो x2 स्क्वायर बटा x1 स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब सेम स्प्रिंग होगा, जब स्प्रिंग जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि सेम स्प्रिंग के लिए जो k की वैल्यू होती है वो सेम होती है, इसीलिए u2/u1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर होता है। यहाँ पे याद रख लेना x जो है वो डिस्प्लेस्ड लेंथ है, मैंने बताया भी आपको, और k जो है वो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है इसके बाद देखो, हमें पता है कि डेल्टा यू जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर हम स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, डी यू की बात करते हैं, वो भी माइनस डी डब्ल्यू सी के बराबर होगी, यानी स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन आप जानते हो ना, एफ इंटू एक्स होता है, एफ इंटू एक्स होता है, एफ इंटू एक्स या एफ इंटू आर एक ही बात है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह अगर हम एफ सी डी आर डालते हैं तो ये निकल के आता है, ये फार्मूला जो होता है ये आगे निकल के आता है डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी डी आर, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हमने क्या डाला, एफ सी डी आर डाला। ठीक है, तो डी यू निकल के आता है माइनस ऑफ एफ सी डी आर, और जब हम इसमें एफ सी की वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, डी आर हम इधर नीचे लेते हैं और माइनस उधर लेते हैं, तो माइनस डी यू बाई डी आर क्या क्या निकल के आता है, एफ सी की वैल्यू निकल के आती है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू निकल के आती है वो होती है माइनस ऑफ डी यू बटा डी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रख लेना। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ डी यू बटा डी आर। डी यू बटा डी आर जो होता है, याद रख लेना कि ये स्लोप होता है यू आर कर्व का। डी यू बटा डी आर जो होता है ये स्लोप होता है यू आर कर्व का। और कंजर्वेटिव फोर्स का आप फार्मूला ये भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये तो आपको पता ही होगा कि इक्विलिब्रियम कब होता है, कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कब अटेन करती है, ये तो आपको पता ही होगा। जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होती है तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब भी किसी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 होगा तो उसको हम, उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम तभी होता है जब नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे 0 होती है। अगर नेट फोर्स 0 होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। मेरे भाई, अगर दोनों 0 होंगे तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे कि इस बॉडी के पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर नेट टॉर्क 0 हो गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर फोर्स भी और टॉर्क भी 0 होगी तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ोगे, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, इनके अलावा भी जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो ये कंसेप्ट आपको बार बार जो है यूज़ होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, तो इसलिए ये जो है इसका बेसिक हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो 3 तरह के होते हैं, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखो, स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम के पास मिनिमम होगी। जब एनर्जी मिनिमम होती है तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जब एनर्जी कांस्टेंट होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के पास कांस्टेंट होगी तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तीनों केसेस में याद रखना कि जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है, तीनों केसेस में नेट फोर्स 0 होती है। और डी यू बटा डी आर जो होता है, स्लोप ऑफ यू आर कर्व जो होता है, वो भी तीनों केसेस में 0 के बराबर होता है। तीनों केसेस में फोर्स भी 0 होती है और तीनों केसेस में डी यू बटा डी आर भी 0 होता है। लेकिन याद रखना कि डी टू वाई बटा डी आर
स्क्वायर, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो से बड़ा अगर होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर d2u बटा dr स्क्वायर जीरो से छोटा होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर d2u बटा dr स्क्वायर जो है वो जीरो के बराबर होगा तो वो तरह का इक्विलिब्रियम जो होता है, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रख लेना कि फोर्स माइनस के एक्स होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रख लेना कि फोर्स के एक्स के बराबर होती है, और न्यूट्रल में तो आप जानते हो कि फोर्स जो है वो जीरो के बराबर होगी। ठीक है, अब आप जानते हो कि जितने भी तरह के इक्विलिब्रियम है उनमें नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन फार्मूला यानी जैसे आपके पास ये कोई मास m दिया है तो इस पे जब हम फोर्स F लगाएंगे, जब भी इसको आप मूव कराओगे तो F का फार्मूला माइनस के एक्स होगा। ठीक है, और इसमें अनस्टेबल में के एक्स होगा। ठीक है, और इसमें फोर्स हमेशा जीरो होगी क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जब भी सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगी और एक्सटर्नल फोर्स जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा, तो उस केस में याद रखना कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। याद रखना कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो उस केस में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब हुआ कि जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल की वैल्यू इसमें रखते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू रखते हैं, तो जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज पावर। तो जो एवरेज पावर का फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन बटा टाइम। क्या होता है, वर्क डन बटा टाइम। इसी को हम एनर्जी ट्रांसफर बटा टाइम भी कहते हैं। बहुत बार वर्क डन दिया जाता है क्वेश्चन में, बहुत कई टाइम जो है वो वर्क डन ना दे के एनर्जी ट्रांसफर दिया जाता है या सिंपली एनर्जी दिया जाता है। तो चाहे एनर्जी ट्रांसफर हो या वर्क डन हो, पावर के लिए जो है वो सेम ही बात है। पावर, एवरेज पावर के लिए ये दोनों बातें सेम है क्योंकि इनकी डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है, इसलिए हम फार्मूले में एनर्जी ट्रांसफर भी लिख लेते हैं। तो एवरेज पावर का फार्मूला वर्क डन बटा टाइम होता है या फिर एनर्जी ट्रांसफर बटा टाइम होता है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। ठीक है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो वाट भी होता है, और वाट को ही हम जूल पर सेकंड कहते हैं क्योंकि वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसी को हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। और ऐसा यूनिट जो यूनिट होता है पावर का, ऐसा यूनिट तो वाट होता है, लेकिन दूसरे यूनिट जो होते हैं वो हॉर्स पावर भी होता है, और एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर की बात की जाए, इंस्टेंटेनियस, ये फार्मूले कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कभी कभी डेटा दे के पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको ज़बानी याद कर लेना। इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये डॉट को आप जानते हो हम कॉस से रिप्लेस करते हैं, तो एफ डॉट वी को हम एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को ज़बानी याद कर लेना कि इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी होती है दैट इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। आप जानते हो, अब देखो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो एम ए के बराबर होता है, तो इसको हम एम ए डॉट वी भी लिख सकते हैं ना, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि फोर्स जो होता है वो एम ए के बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, डॉट वी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा डॉट वी, तो हम इंस्टेंटेनियस पावर को एम ए डॉट वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है डी वी बटा डी टी, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने यहाँ पे डी वी बटा डी टी लिखा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत बार जो है डायरेक्टली पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जगह हम जब डी वी बटा डी टी लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला हो जाएगा एम डी वी बटा डी टी डॉट वी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी खत्म हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके सारे के सारे फार्मूले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने कवर करा लिए। नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 लेक्चर में हम कोलिजन डिस्कस करेंगे। कोलिजन के जितने भी फार्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कोलिजन। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर कोलिजन टॉपिक में से, वर्क, पावर एंड एनर्जी में से 1 से 2 या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कोलिजन में से एक क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो कोलिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल जो है वो इससे पूछा जाता है।
उसके बाद अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।